नमस्ते साथियों। आज हम संधि टॉपिक पढ़ेंगे वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक से और कांता प्रसाद गुरु की बुक से। कांता प्रसाद गुरु की बुक में ज्यादा उदाहरण नहीं है, इस बुक में बहुत ज्यादा उदाहरण है। और जो अधीनस्थ बोर्ड जो एग्जाम करवाता है तो संधि के पूरे उदाहरण इसी से लेता है, वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक से। फोर्थ ग्रेड के या पटवार के, हम बाकी एग्जाम के भी अगर देखते हैं तो आपको सारे के सारे इसमें से मिल जाएंगे, है ना। जो टेलीकॉम ऐसा या कुछ हाई लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसी में इसके कुछ उदाहरण नहीं मिलते हैं देखने को। बाकी वासुदेव नंदन प्रसाद से आपको इसमें काफी मिल जाएंगे, अभी हम आगे देखेंगे। और एक चीज ये भी जरूरी है कि इससे उदाहरण पढ़ना जरूरी क्यों है, क्योंकि बहुत से ऐसे उदाहरण है जिसका संधि विच्छेद अलग अलग तरीके से बताया है किताबों में। दोनों ही कंडीशन में कई बार ये होता है कि संस्कृत के आधार पे, हिंदी के आधार पे अलग अलग इसके विच्छेद हो जाते हैं। हाँ, लेकिन माना कौन सा जाता है जो इस बुक में दिया हुआ है। जैसे आत्म उत्सर्ग वाला पटवार में आया था प्रश्न, तो उसमें आत्मधन उत्सर्ग भी होता है और आत्मधन उत्सर्ग भी होता है। आत्मधन तो माना क्या है, आत्म वाला माना है, न लोक वाला नहीं माना है उसमें। तो इसमें वही वाला दिया है, आत्मधन उत्सर्ग वाला दिया था। तो इसी के आधार पर प्रश्न बना था और इसी के आधार पर आंसर भी माना गया था। ठीक है, इसलिए आपको इसमें जितने भी उदाहरण है सभी आपको पता होना चाहिए कि उसका विच्छेद क्या हुआ। ऐसे बहुत से उदाहरण जिसके कि हमको दिक्कत होती है कि इसमें क्या माने। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले संधि देख लेते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, यहाँ से सिर्फ इतनी जरूरी बात है। संधि के तीन भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब हम देखते हैं, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। अगर दो स्वर मिल रहे हैं और उससे जो भी विकार होगा उसको स्वर संधि कहेंगे। यहाँ पे सीधा हम पॉइंट पे आते हैं। स्वर संधि के 5 भेद है, तो दीर्घ स्वर संधि देख लेते हैं। इसमें इसकी परिभाषा समझ जो दिया है उसको हम यहाँ डायरेक्ट समझते हैं। ये जो नियम है, आए उसके बाद में आ जाए, या अ के बाद में आ जाए, या फिर आ के बाद में आ जाए, या फिर आ के बाद में आ जाए, चारों ही कंडीशन में क्या बनेगा, इसका जो विकार होगा वो आ बनेगा। ये आपको याद रखना है। ऐसे ही सेम ई वाले रूल में आ जाएगा। ई के बाद छोटी आए, ई के बाद बड़ी आए, या फिर बड़ी के बाद छोटी, या फिर दोनों बड़ी हो, तो भी इसका जो मेन रिजल्ट आएगा वो बड़ी ही आएगा, है ना। जो विकार होगा वो बड़ी होगा। वैसे ऊ के साथ होगा, ऊ के बाद छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ, या फिर बड़ा ऊ पहले आए फिर छोटा ऊ आए, या फिर दोनों ही बड़े ऊ आए, तो क्या होगा, बड़ा ऊ बनेगा। तो ये क्या हो रहा है, ये आ ई ऊ ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं, है ना। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, वैसे री वाला है, तो री वाला संस्कृत में चलता है, हिंदी में इसके बहुत कम ही रूप प्रचलित है, तो वो भी हम उदाहरण देख लेंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं, ये पहले इसमें क्या है, नियम देके रखे पूरे संधि के, उसके बाद में एक साथ में बहुत से उदाहरण देके रखे, तो वो भी हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे अन्य धन अभाव, अन्नाभाव, देखिए यहाँ से आपको शब्द देंगे, इसमें आप पहचान लोगे कि यहाँ आ दिख रहा है तो पहचान लोगे संधि कौन सी है। दिक्कत कहाँ आती है, इसका संधि विच्छेद करने में। अब अन्न करे या अन्ना करे, है ना। वैसे उसके बाद में फिर अभाव करे या अभाव करे, ये समस्या आती है। तो ये शब्द तो हमको पता है, समझ आता है कि अन्ना नहीं होता, अन्न होता है ना। और अभाव होता है, अन्न का अभाव। ठीक है, तो हम पहचान लेंगे कि अन्न और अभाव से हो रहा है। ऐसे कुछ शब्द है जहां पे हम नहीं पहचान पाते, तो वो चीजें आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसमें क्या है, यहाँ पे इसमें कौन सा स्वर जुड़ा, अ, और यहाँ पे अ, जब दोनों अ मिलेंगे तो आ बन जाएगा। तो ये यहाँ का अ और यहाँ का निकल गया, तो यहाँ क्या बचा है, ये दोनों ना आधे हो गए, और यहाँ का आ मिलके ये आ बन गया है। और इधर क्या बचा है, भाव बचा है। अब इसको जोड़ दो तो ये आ इसमें जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा अन्ना भाव बन जाएगा। फ्यूधन आलय, ये आलय है, यहाँ पे अ है और यहाँ पे आ है, दोनों मिलके आ बन गया, तो ये बन गया शिवालय। भोजनालय, भोजनालय। विद्यार्थी, विद्यार्थी शब्द में तो संधि क्या है, दीर्घ स्वर संधि।
लेकिन आप अगर विच्छेद करोगे तब आप कहाँ फंसोगे? आपको इतना तो पता है कि ये विद्या नहीं विद्या होता है, इधर का तो सही कर दोगे। अब यहाँ आप सोचोगे अर्थी होगा या फिर आर्थी होगा, है ना। इसका जब संधि विच्छेद करोगे तो यहाँ पे आपको दिक्कत आएगी इस शब्द में। इसको खासकर याद रखना है कि क्या होगा, अर्थी मतलब जो ग्रहण करने की इच्छा रखे, जो विद्या ग्रहण करने की इच्छा रखता है उसको कहते हैं विद्यार्थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि यहाँ अर्थी होगा। विद्याधनालय विद्यालय हो जाएगा, महाधन आशय महाशय हो जाएगा। अब ये महाशय मह वाला जहां भी आए तो मह नहीं होता है कहीं, है ना। जितने भी ये ऐसे आएंगे तो वहां पे आपको महा ही करना है। ये आ वाले रूल हो गए। अब ये देखते ई वाले, गिरिधन इंद्र गिरेंद्र। अब गिरेंद्र तो है ये दिया है, इसके विकल्प आपको इस प्रकार से मिल जाएंगे, गिरिधन इंद्र। दूसरा मिल जाएगा आपको गिरिधन इंद्र। तीसरा मिल जाएगा आपको गिरिधन इंद्र और गिरिधन इंद्र, इस प्रकार से। तो अब आपको दिक्कत आ जाएगी, है ना, यहाँ आप पहचान नहीं पाओगे। सिंपल तो आप अगर इसमें पूछे संधि कौन सी है तो बड़ी दिख रही है, तो इससे आप पहचान लोगे कि इसमें संधि है दीर्घ स्वर संधि। लेकिन जब उसका प्रश्न इस प्रकार से बनेगा तो चारों में आप टकरा जाओगे कि गिरी शब्द कौन सा सही है। इंद्र तो आपको पता है कि छोटी वाला होता है, तो ये बड़ी वाला ऑप्शन तो पहले काट दो। अब गिरी का पता होना चाहिए कि गिरी की वर्तनी कौन सी सही है, तो ये दोनों छोटी वाली है ना। गिरेंद्र, गिरी और इंद्र मिलके गिरेंद्र बनता है, तो ये हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पे वर्णों को याद रखना पड़ेगा कि कौन से में छोटी छोटा ऊ छोटा इस प्रकार से, है ना। तो गिरी और इस गिरे, इंद्र में छोटी है और इसमें बड़ी है, और गिरी में दोनों में छोटी मात्रा है। यही आप देखेंगे मही पृथ्वी दोनों में क्या है, बड़ी मात्रा होती है। तो महेंद्र महेंद्र हो जाएगा, मही पृथ्वी धनिस पृथ्वी हो जाएगा। इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद और संधि शब्द बन जाएगा। ऊ वाले नियम देखेंगे, भानुदय का संधि विच्छेद यहाँ से आप पहचान लोगे, बड़ा ऊ है तो दीर्घ स्वर संधि है, तो इसका विच्छेद क्या होगा, भानु में छोटा ऊ होता है और उदय में बड़ा ऊ, ये छोटा ऊ होता है। ठीक है, स्वयंभू, स्वयंभू में क्या होता है, बड़ा ऊ होता है। वैसे ही भू में बड़ा ही ऊ होता है ना। ठीक है, लेकिन प्रभु प्र और भू मिलेंगे तो क्या बन जाता है, प्रभु बनता है, इसमें छोटा ऊ होता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ स्वयंभू लगा है, स्वयं लगने से भू का क्या हो गया, यहाँ पे जैसे का वैसा कोई परिवर्तन नहीं आया इसमें। और उदय क्या बन गया, स्वयंभू बन गया। पितृधन ऋण, यहाँ पे देखिए री वाला, ये संस्कृत में चलता है, ये हिंदी में यही रूप चलता है, संस्कृत में क्या हो जाता है, दीर्घ री। ये और एक डंडी आ जाती है इसमें, इसको दीर्घ री करते हैं, इसको ह्रस्व। ये संस्कृत में था, हिंदी में यही चलता है। पितृधन ऋण पितृ नहीं होगा, ये ऐसा आपको वर्ण ही नहीं मिलेगा हिंदी में। तो अगर ऐसा आपको आए भी तो आप ये मत सोचना कि याला गलत है, इसके जगह ये होना चाहिए था, याला होना चाहिए था, है ना, तो ये गलत हो जाएगा ये। ठीक है, हिंदी में अगर ये आया है, इसका विच्छेद और ये शब्द बन रहा है तो बिल्कुल सही है। गुण संधि के देख लेते हैं, गुण संधि में क्या होना चाहिए, अ के बाद में अ या फिर आ के बाद में अगर से छोटी या फिर बड़ी आती है तो उसका जो विकार होगा वो ए होगा। अगर से अ और आ के बाद में छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ आता है तो इसका विकार ओ होगा। अ और आ के बाद में री आ जाए तो उसका विकार क्या होगा, आर होगा। ये है गुण संधि की पहचान, ए ओ और आर, इससे पहचान सकते हो आप। अब यहां देखते हो उदाहरण, देवेंद्र, ए की मात्रा से आप पहचान लोगे कि इसमें गुण संधि है। अब ये बनेगा, बना किससे, देवधन इंद्र से, तो यहाँ पे क्या है, अ है और यहाँ क्या है, ई है। ये देखिए अ के बाद ई आया तो दोनों मिलके क्या बन गया, ए बन गया, ये बन गया देवेंद्र। वैसे अ के बाद बड़ी आया तो भी ये बनेगा, तो देवधन इस क्या हो जाता है, देवेश हो जाता है।
ठीक है, ये देवेश वाला आया था 4th ग्रेड में जितने भी प्रश्न बने थे संधि के, पूरे ये वासुदेवानंद प्रसाद की बुक से बने थे। जितने भी उसके 6 शिफ्ट थी, तो 6 शिफ्ट में जितने प्रश्न बने थे सभी के सभी पूरे इसमें से बने थे। महाधन इंद्र महेंद्र हो गया, अ के बाद ई आए या फिर आ के बाद आए, वरना ए ही है, ये हो गया। आ के बाद अगर ऊ आया तो ओ बनेगा। देखिए ई का उच्चारण करते ई ए, तो सेम जगह से उच्चारण आता है ना, सेम वर्ण सुनाई देता है, तो ई का परिवर्तन ए में हो रहा है। अगर आ के बाद ऊ आ रहा है, ऊ ओ दोनों में होड़ गोल हो रहे हैं, हाँ, तो ये इसके उच्चारण कैसे हो रहा है, सेम। तो आपको ये याद रखना, आ के बाद अगर ऊ आ रहा है तो ओ में बदलेगा, अगर ए आ रहा है तो ई के कारण बदलेगा वो। तो चंद्रधन उदय चंद्रोदय हो जाएगा, समुद्रधन उर्मी समुद्रोन्मी हो जाएगा। अब यहाँ याद रखना कि उर्मी में बड़ी मात्रा है, यहाँ पे आप गलती कर सकते हो ना छोटी बड़ी मात्रा में, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और आपको इसकी पहचान के लिए एक मात्रा और ओ की मात्रा और मतलब र ऐसा आधा जहां दिखता है, तो ये इसमें आप पहचान सकते हो। ये 100% ट्रिक काम नहीं करती है ना, कई कई में शब्द में संधि नहीं होती है, ठीक है। वहां भी आपको ए और ओ दिख जाए तो ये मत सोचना कि वहां भी संधि है, सिर्फ संस्कृत के शब्दों में होती है संधि। महादान उत्सव महोत्सव, गंगाधन उर्मी गंगोर्मी, देवधन ऋषि देवर्षि। अब यहाँ पे समझना है, यहाँ पे अ है, अ के बाद क्या है, री है, तो ये किस में बदलेगा, आर में बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ से अ निकल गया, तो यहाँ क्या बचा, ये देख जैसे का सर वह आधा बचा, यहाँ से अ निकला और यहाँ से री निकला, तो इधर क्या बचा, सी बचा, ये ठीक है। और दोनों के अ और री मिलके क्या बन गया, आर बन गया। अब इसको जोड़ो तो ये अ जाएगा व में, तो वह कैसा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और आधा र जो बचा ये वह पूरा हो गया, आधा र का आएगा यहाँ पे आएगा, ये देवर्षि बन गया इस प्रकार से। महाधन ऋषि महर्षि, अब महर्षि आए तो आप कैसे तोड़ोगे, आप लास्ट में तो निकाल लोगे कि ऋषि है, अब आगे मह है या महा है, तो मह होता ही नहीं है। जहां भी ऐसा महर्षि है ना, महोत्सव ऐसा है तो आपको उसको महा में बदलना है, मह में नहीं बदलना है। वृद्धि संधि देखते हैं, जो अपवाद है गुण संधि और वृद्धि संधि को कामप्रसाद गुरु की बुक में दिए, तो उसका हमने लास्ट में पेज रखा है। तो अपवाद आपको खास करके याद करना पड़ेगा, क्योंकि अपवाद वाले पूछ सकते हैं ज्यादा, बाकी तो आप नियम से बना लोगे, लेकिन अपवाद वाले आप नियम लगाओगे तो गलत हो जाएगा, है ना। कुछ अपवाद जो है वो हम देखेंगे। वृद्धि संधि, इसकी पहचान क्या है, गुण है तो गुण की एक होती है ना, तो इसमें वृद्धि कर दो, तो यहाँ भी वृद्धि कर दो, यहाँ भी डबल मात्रा अगर दिख जाए तो क्या हो जाती है, वो वृद्धि संधि हो जाती है। इसके नियम हम देखेंगे कि ये आ हो आ हो, इसके बाद में अगर ए हो या फिर ऐ हो तो ऐ में बदलेगा, अ या फिर आ के बाद में ओ या फिर अ हो तो किस में बदलेगा, अ में बदलेगा, यह होना चाहिए, ठीक है। एक 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 बन गया, यहाँ पे अ है और यहाँ पे ए है, तो दोनों मिलके क्या बनेगा, ए बनेगा, तो ए की किसकी मात्रा होती है, डबल होती है, तो बन गया अ केक। नव ऐश्वर्य नवेश्वर्य, अब ये शब्द तो दे दिया आपको दिक्कत कहाँ आएंगी कि अब इसको कैसे निकाले, तो आपको ये तो पता है कि डबल मात्रा है तो वृद्धि संधि, तो सामने तो अ या आ होना चाहिए, तो नव होगा या फिर नवा होगा, तो पता है कि नवा नहीं होता, नव होता है, ये हो गया। इसके बाद में अब क्या करें, अब इसके बाद में क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए या ऐ होना चाहिए, तो कैसे पता करें कि ये ऐश्वर्य है या फिर ऐश्वर्य है, तो बना किससे है, ये बना है ईश्वर से, और इसमें यह प्रत्यय जुड़ता है तो सामने वाले में वृद्धि, अगर ई आता है तो ऐ में बदल जाता है, तो यह लगने से ये बन गया ऐश्वर्य, और रा आधा हो गया, तो ये याद रखना कि ऐश्वर्य होगा, याला नहीं होता है ना, ये शब्द होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, नवधन ऐश्वर्य। सदाधन एवं सदैव बन गया, महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य बन गया,
परम धन ओजस्वी परम जोशवी बन गया, परम धन औसत परम औसत बन गया, महाधन ओजस्वी महोजस्वी बन गया है ना। औसत वर्तनी बिल्कुल सही है, ठीक है, ये याद रखना है। और औषधि भी सही है और औसत भी सही है। महाधन ओजस्वी महोजस्वी और महाधन औसत महाऔसत, ये हो गया। अगर देखिए यही पे ये क्या आ जाए, महाधन औषधि, तो ये क्या बनेगा, महा महोषधि। और ध है तो ध आएगा इसके अनुसार। यंत संधि देखेंगे, यंस और संधि, इसके नियम इसमें आपको याद रखना है। ई या फिर बड़ी, है ना, दोनों के बाद क्या होगा, ई और ई को छोड़ के अन्य कोई भी स्वर, जैसे अब कौन सा बच्चा, अ आ उ ऊ ना, री ए ऐ ओ औ, अगर ये आता है तो ये जो यहाँ की ई है वो बदलेंगी आधे या में, इसके बाद में जो भी स्वर आएगा उसके साथ में जुड़ जाएगा। वैसे ही ऊ के बाद में अगर से ये वाले कोई भी स्वर आते हैं भिन्न स्वर ऊ के अलावा, तो ऊ बदलेगा आधे व में और इधर के स्वर उसमें जुड़ जाएगा जो भी रहेगा। अगर से री के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आता है तो री किसमें बदलेगा, आधे र में, और इसके साथ इधर का स्वर जुड़ जाएगा। जैसे यहां हम इसको समझते हैं, इसकी पहचान क्या है, य व र, इसके साथ आधा वर्ण, आधा वर्ण अगर आपको इसके साथ दिख रहा है तो यह संधि होगी, है ना। ये सिर्फ पहचान है, ट्रिक है, कुछ ही मतलब बहुत से जगह काम आती, कुछ जगह काम में नहीं आती। जैसे यहाँ पे अब इस वर्ण को आपको समझना होगा कि बना किससे है, आधा द और या से, तो या के साथ आधा वर्ण है, मतलब कि कौन सी संधि, या संधि है, ये तो पहचान लिया आपने। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसको करना कैसे है। यदि धन अपि, यहाँ पे क्या है, ई है, और यहाँ पे क्या है, अ है, तब ई यहां से निकल गई तो यहाँ क्या बचा, या और आधा द बचा। अब ई निकल गई तो ई किसमें बदलती है, ये आधे य में, और ये जो अ है इसमें मिल जाएगा तो पूरा य हो जाएगा। अब पूरा य यहाँ पे जोड़ दो, और इधर अ तो निकल गया, यहाँ बचा पी, अब इनको जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, द और य मिलके द और पी, तो ये हो गया यद्यपि। इस प्रकार से अतिधन आवश्यक अत्यावश्यक, अब यहाँ पे आ है और ई का यह बदल जाता है और आ मिलेगा तो ये या बन जाएगा, तो अत्यावश्यक ये हो गया, यहाँ से ई निकल गई तो त तो आधा है, तो त ये आधा इसमें य में जुड़ गया और ये हो गया। अतिधन उत्तम अत्युत्तम, ऊ है तो यहाँ पे ऊ लगा हुआ है। अतिधन उष्म अत्युष्म, यहाँ बड़ा ऊ है क्योंकि यहाँ बड़ा ऊ है उष्म में। अनुधन अय अन्वय, अब ये ऊ वाले आ गए हैं, यहाँ पे ऊ है तो ऊ किस बदलता है, व में, और ये आला मिलके पूरा व बन जाएगा, तो ये हो गया अन्वय। यहाँ से ऊ निकल गया तो ना आधा, इसलिए हो गया इस प्रकार से। मधुधन आलय मधुआलय, अब यहाँ ये मत सोचना कि यहाँ पे आ दिख रहा है तो यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि कर दोगे, पहले व के पहले ध दिख रहा है ना, ये ट्रिक हर जगह काम नहीं आती कि आ दिख रहा तो ये मत कर देना, इसको मधुधन आलय मत कर देना, है ना, ये मधुधन आलय होगा। और इसमें भी आपको याद रखना है कि मधु में छोटा ऊ है। गुरुधन ओदन गुरुओदन, अब यहाँ पे क्या अपवाद स्वरूप आया, यहाँ पे डबल मात्रा हो गई है ना, ये ओदन है और यहाँ पे डबल मात्रा हो गई है, तो एक ही अपवाद इसमें है। और आपको ये ध्यान देना है कि अपवाद आपको इसी का मानना है ना। हालांकि वैसे उसमें जब हम आगे बात करें तब मैं आपको बता दूंगा, है ना। गुरु और औदार्य से गौरवदार्य बन जाएगा।
अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि यहाँ पे आप डबल मात्रा दिख रही है, तो ये मत सोचना कि इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि। यहाँ पे कौन सी संधि है, यन संधि है। यहाँ पे र आधा है व के साथ में, है ना। ये यहाँ पे आप गलती कर सकते हो, यहाँ आपको लगेगा कि यहाँ व के साथ आधा वर्ण भी नहीं दिख रहा है, और यहाँ डबल मात्रा तो वृद्धि संधि कर दोगे। ये बना किससे है, गुरुधन औदार्य। यहाँ पे ऊ है तो ऊ बदलता है व में, और औ इसमें लग गया, ये हो गया पूरा व, और आधा हरा बच्चा तो इस पे आ गया। ये कौन सी संधि का नियम है, यम संधि का। अब री के बाद अ आया, पितृ धन आदेश पित्रादेश। अब ये यहाँ पे बना किससे है, जो यहाँ पे र के साथ में क्या है, आधा त है ना, तो इससे मिलके त्र बना है। यहाँ पे भी आप गलती मत करना है कि आ दिख रहा है कुछ आधा वर्ण नहीं दिख रहा, तो है ना, इसको दीर्घ संधि मत मानना है। पितृधन आदेश से बना है, पित्रादेश ये ज्ञान संधि का हो गया। अयादि स्वर संधि देखते हैं। नियम क्या है, ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ होता है और ऐ का आय होता है। यहाँ पे क्या याद रखना आपको, ए के बाद कोई भिन्न स्वर, आई कुछ भी आए, तो इसका क्या बनेगा, आय बनेगा। अब इसका ही बड़ा रूप क्या है, ऐ है। इसके बाद अगर भिन्न स्वर आया तो बड़ा है ना, तो इसी को बड़ा कर दो तो ये आय हो जाएगा। यहाँ आय, क्योंकि यह बड़ा रूप है। भाई अगर ओ की बात करेंगे, ओ के बाद भिन्न स्वर आए तो आओ बनेगा, क्योंकि ओ और व गोल गोल हो रहे हैं ना, एक ही जगह से उच्चारण हो रहा है, इसलिए इस प्रकार से। आओ के बाद अगर भिन्न स्वर आए तो, अब इसका बड़ा रूप आ गया तो यहाँ भी इसमें वृद्धि कर दो, आ हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका नियम। अब देखते उदाहरण, ने और अन। यहाँ क्या है, ए है और यहाँ अ है, तो बनेगा क्या, ये आय बनेगा। यहां से ए निकल गया तो बच्चा आधा न, और ये ऐ, और इधर से अ निकल गया तो बच्चा न, तो पूरे को मिला दो तो ना पूरा हो जाएगा, य और ना। अगर आपको इसी शब्द में या व अगर दिख रहे हैं तो उसको समझ जाना कौन सी संधि है, वो संधि हो जाएगी आपकी अयादि संधि। ठीक है, वैसे नए धन अब नायक, यहाँ पे डबल मात्रा है तो ये यहाँ पे आय बन गया। गय धन गायक, आय बन गया, डबल मात्रा है तो। यहाँ सिंगल मात्रा है तो अय बना है, चयन। से और अन शयन, को और अन पवन, श्रो और अन श्रवण। अब आपको मानना ही आला है श्रो, है ना, क्योंकि ये आपको कहीं कहीं पे ये श्रु के रूप में भी दिख जाएगा, श्रुधन अन। लेकिन परीक्षा में अगर आएगा तो आपको इसका सही विच्छेद यही मानना है, श्रोधन अन मानना है। श्रोधन अन श्रावण भी हो गया। अब ये न किसके कारण बदला, ये जो स्र है इसके कारण इस न का परिवर्तन इसमें हो गया, यहाँ भी ऐसे हुआ है। ठीक है, पौधन पावक हो गया, इसका इस प्रकार से हो गया। व्यंजन संधि को देखते हैं। व्यंजन संधि के नियम याद करने में थोड़ी कठिनाई होती है, तो इसी को आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा इस पर। बाकी उदाहरण देख लेना एक बार, उदाहरण इसी में से आएंगे, है ना। परिभाषा, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। अगर से कोई व्यंजन है उसके बाद में व्यंजन है तो इसमें कोई परिवर्तन हुआ है तो व्यंजन संधि बनेगी। और व्यंजन है और व्यंजन के बाद स्वर है और परिवर्तन हुआ तब भी क्या बनेगी, व्यंजन ही बनेगी। ठीक है, तो इसका पहला नियम देख लेते हैं। यदि क च ट त प ये क्या है, सब जो वर्णमाला के पहला जो अक्षर होता है ना के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण है। अब आपको वर्णमाला पता होना चाहिए, तब आप समझ पाओगे इसको, है ना। जैसे क ख ग घ ड़, है ना। तो आपको ये याद देखना है
कि ये पहला वर्ण अगर आ जाए इस पूरे के सामने के यहाँ का च, ट, ट और प, और इधर के जो भी वर्ण है इसको अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे क, ख, ग, घ, ग, च, ट, ट और प। ये पहला वर्ण है, ये दूसरा वर्ण, ये दूसरा है, ये तीसरा वर्ण है, ये चौथा वर्ण है, ये पांचवा वर्ण है। ठीक है, ये सेम सेम। अगर पहला जो हम विच्छेद करेंगे तो उसमें अगर इसमें से कोई है और उसके बाद में इधर से तीसरा या फिर चौथा, ये दो लाइन के है ना, तीसरा और ये चौथा, इसमें से कोई इसके बाद में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, के बाद या चतुर्थ वर्ण आए तो, या फिर या र लव, या र लव में के बाद भी इसमें से तीसरा चौथा वर्ण आए तो क, च, ट, त, प के स्थान में अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। जैसे क आया, क के बाद में मान लो कि क्या आ जाए, ये च, च, छ, ज, झ, मान लो ज आए है ना, क के बाद में ज आ जाए, ये वर्ण आ जाए है ना, व्यंजन। तो ये किसमें बदलेगा, ये इसका जो तीसरा होगा, ये तीसरा है ना, तो क का तीसरा ग में बदल जाएगा, तो ये क और ग हो जाएगा। इस प्रकार से अगर से इसका चौथा वर्ण झ आता तो क का चौथा घ बन जाता। इस प्रकार से इसका परिवर्तन होगा। उदाहरण में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। दिक और गच, क है, इसके बाद में ग है, नहीं यहाँ हमने गड़बड़ कर दिया है ना, हमने जो भी वर्ण पढ़े तो जो पहला वर्ण है वो उसके तीसरे में बदलेगा, ये है ना, उसके बाद वाला नहीं, उसके जो क है वही उसके जो भी वर्ण है वो बदलेगा। जैसे कि यहाँ समझते हैं, ये दिक और गज है, यहाँ पे क्या है, तीसरा वर्ण आ गया है ना, ये तीसरा वर्ण आया तो यहाँ पे क्या है, क आया है ना, तो क का तीसरा वर्ण क्या होता, तो क का तीसरा वर्ण क्या होता है, क, ख, ग। तो ये जो क बदलेगा इसके तीसरे ग में बदलेगा, तो ये बन गया यहाँ पे ग है ना, क्योंकि ये ग भी यहाँ पे तीसरा वर्ण है तो इसलिए ये अपने तीसरे में बदलेगा। सट दर्शन, तो ये क्या है, ट है और द आ गया, त, थ, द, ये तीसरा वर्ण है तो ट अपने तीसरे में बदलेगा, ट, ठ, ड, तो ये इसका ड तीसरे में बदल गया, सट दर्शन। दिक भ्रम, ये प, फ, भ, ये चौथा वर्ण है तो क अपने चौथे में बदलेगा, ये तीसरे में बदलेगा है ना। इसमें क्या बोला है, हाँ, तीसरा वर्ण आए या चौथा वर्ण आए तो बदलेंगे अपने तीसरे वर्ण में, ये आपको याद रखना, तीसरे वर्ण में। तो ये का तीसरा वर्ण क्या है, ग है, तो ये बन गया दिग्भ्रम। तद्रूप, तो ये त आया है तो त का तीसरा क्या होगा, त, थ, द, तो द में बदल गया यहाँ पे। अरे र, या र, लव, ये भी अगर उसके बाद में आते तो भी वो अपने तीसरे में बदलेगा त। वाग जाल, तो क का तीसरा ग हो जाएगा। सत्यवाणी, तो त का तीसरा द हो जाएगा। अच अंत, तो च का तीसरा ज हो जाएगा। अप ईंधन, अभिंदन हो जाएगा। प का तीसरा ब हो गया। याला बहुत अलग से लग रहा है तो याला आ सकता है ना। जगत आनंद, जगत आनंद, क का तीसरा द हो गया। इसके बाद में स्वर है या जो भी है उसके साथ से जुड़ जाता है। दूसरा नियम देखते हैं, यदि क, च, ट, त, प के बाद न म आए तो क, च, ट, त, फ वर्ग के पंचम वर्ण बदलता है। अभी हमने इसी में अगर इसी के तीसरे वर्ण या चौथे वर्ण आए या फिर य, लवा आए तो ये अपने तीसरे में बदलते हैं, ये देख लिया। अगर इन्हीं के बाद में न और म आए, पंचमाक्षर आए, तो क्या होगा, क अपने पांचवे में बदलेगा, च अपने पांचवे में, ट अपने पांचवे में, त अपने पांचवे में, प अपने पांचवे में बदलेगा। ठीक है, जैसे कि
वाक्मय, ये क के बाद म आया तो क का पांचवा क्या होता है, ये होता है अंग, वांग्मय हो जाएगा। सट मार्ग, तो ट का पांचवा क्या होता है, न, तो षण मार्ग हो गया। यहाँ पे गलत लिखाया है ना, ट आधा है, ये क्या बनेगा, षण मार्ग, ये होगा है ना, ये नहीं आएगा। उन्नति, त के बाद न आया तो त का पांचवा क्या होता है, न होता है, तो ये उन्नति हो गया। सट मास, षणमास हो जाएगा। जगन्नाथ, जगन्नाथ हो जाएगा। अपमय, अममय हो जाएगा, क्योंकि प का पांचवा म होता है तो ये पांचवे को देख के पांचवे बदला। यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो म का अनुस्वार या बाद वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे कि म है, इसके बाद में स्पर्श स्वर आया है ना, स्पर्श स्वर आपको पता होना चाहिए, वर्णमाला अगर आपने पढ़ी है तो, मतलब क से हम पढ़ते हैं म तक के स्पर्श स्वर, ठीक है। तो ये अगर आता है तो ये क्या हो जाएगा, या तो इसको अनुस्वार में बदल दो या फिर जो बाद वाला है उसके पांचवे में बदल दो। जैसे अहंकार, तो अनुस्वार में बदल दिया, या फिर क का पांचवा ये अंग है तो इसमें बदल दिया। समगम, तो संगम हो गया, या फिर इसको आप इस प्रकार से, ग का पांचवा क्या है इस लाइन का, ग का ये हो जाता है इस प्रकार से, है ना। ये आपको अनुस्वार भी बदलना है एक प्रकार से, क्योंकि ये रूप अब चलते नहीं है। पंचम, तो ये आया तो म आया है पहले, तो इसको बदल दो अनुस्वार में। किंचित, ये हो गया किंचित। अगला नियम देखिए, यदि त द के बाद ल रहे तो त द ल में बदल जाते हैं, न के बाद ल रहे तो न का अनुनासिक के साथ ल हो जाता है। जैसे यहाँ पे समझिए, त और ल वाला नियम, उत और लास, आपको एक चीज याद रखना है कि इसमें उद वाला नियम ही नहीं चलाया है ना। वैसे जो मेन है वो उद होता है, उद के साथ होना चाहिए। डॉक्टर राघव प्रकाश सर ने बहुत अच्छे से विश्लेषण करके सभी चीजों का बताया है कि मेन तो उद ही है और होता भी यही है ना। लेकिन परीक्षा में आपको करना यही है, उत है ना, उति मानना, उत के अनुसार प्रश्न आएगा, ठीक है। और जो परीक्षा में मतलब क्वेश्चन बनते हैं तो उधर उद दोनों ऑप्शन में देना ही नहीं चाहिए, ठीक। यहाँ देखेंगे उत और लास्ट, तो ल को देख के ये भी क्या बन गया, इसका ल बन जाएगा उल्लास। ये देखिए महान धन लाभ, तो यहाँ ल को देख के ये भी क्या बन जाएगा, ल बन जाएगा, महान लाभ, ये हो गया। सकार और त वर्ग का सकार और च वर्ग के योग में सकार और च वर्ण तथा सकार और ट वर्ग के योग में सकार और ट वर्ग हो जाता है। ये आपको नियम में तो थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा, यहाँ से आप समझ जाओगे। ये स और ये स है ना, ये होता सकार, मतलब कि इससे ये हो अंत हो, सकार जिसमें, तो ये सकार है, ये सकार, इसको कहते हैं कि इसका अंत जैसे रामस, ये हुआ है, ठीक है। अब ये सेते है तो इसी के रूप में याले सा इसके रूप में बदल जाएगा, ये जो सा इसके रूप में बदल गया है ना। वही देखें सत चित्त, तो ये क्या हो जाएगा, ता किस में बदल जाएगा, इसके देख के इसी में बदल जाएगा। दृष्टा, ये दृष्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे ये हो गया, त का चेंज हो गया यहाँ पे, है ना, यहाँ क्या हुआ, ट का चेंज, त ट में बदल गया है। महत छत्र, तो ये क्या हो गया, छ का जगह त किसमें बदला, च में बदला। और त और न का महत और नकार, मनकार न को देख के अगर पांचवा अक्षर आ रहा है या फिर ये या स में से कोई ऐसे आ रहे हैं तो उसके अनुसार वो उसमें बदलेगा। अगर पांचवा आ रहा तो जो आगे का वर्ण वो अपने पांचवे में बदलेगा, ठीक है। व्रत टिटिब, वह टिटिब, यहाँ पे भी ट को देख के त किसमें बदलेगा, ट में बदलेगा, ठीक है। यहीं पे सिर्फ ये अलग गया है, बाकी यहाँ पे बिल्कुल इसके बाद वाले के अनुसार बदल रही है, सिर्फ दोनों में, ये दोनों में क्या हुआ है,
यहाँ पे त छ में बदला है और यहाँ पे ये जैसे का वैसा और ये ता बदल गया टा में। ये दो को याद कर लेना है ना। यदि वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़ शेष वर्णों के बाद ह आए, क्या बोला, यदि वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़ शेष वर्णों के बाद ह आए तो ह पूर्व वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाता है और ह के पूर्व वाला वर्ण अपने वर्ग का तृतीय वर्ण होता है। जैसे क्या बोला है कि अंतिम मतलब कि जो क ख ग है तो ये अंग है ना, न न म जी, अगर ये इसको छोड़ के कोई भी वर्ण आए, जैसे त आया है और उसके बाद में ह आए तो क्या होता है, त अपने किस में बदलेगा, चतुर्थ वर्ण में बदलेगा, है ना। तो त देखो क्या क्या बोला है, यदि वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़ शेष वर्णों के बाद ह आए तो ह पूर्व वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाएगा, तो ह बदलेगा चौथे में, ठीक है, हो जाएगा। और पूर्व वाला वर्ण अपने वर्ग का तृतीय बदलेगा। जो ये है त किसमें बदलेगा, तीसरे में, और ह किसमें बदलेगा, इसी के चौथे में। तो त थ ध, तो ह तो बदलेगा चौथे मतलब ध में, और द बदले त बदलेगा द में, तो उत और हत का उद्धत हो जाता है। यहाँ पे दोनों परिवर्तन हो रहा है, तो ये उदाहरण अच्छे से याद रखना। यहाँ पे दोनों ही वर्णों में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। उत और हार, तो त का तीसरा क्या है, द है, और ह चौथे में जाएगा, ध में जाएगा, तो ये द और ध दोनों मिलके उद्धार। वाक हरी, अब ये बदलेगा अपने तीसरे में मतलब कि ग में, और ह इसका चौथा घ में, तो बन गया वाक घरी। ह्रस्व स्वर के बाद छ हो और छ के पहले च जुड़ जाता है, दीर्घ स्वर के बाद छ होने पर यह विकल्प से होता है। परिच्छेद, तो यहाँ पे क्या करना है, छ आ रहा है तो च का आगमन है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, च का आगमन है। क्या होना चाहिए कंडीशन, कि ये अगर छ आ रहा है उसके पहले स्वर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, स्वर आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे, यहाँ भी क्या होगा, ये हो गया च का आगमन हो गया, है ना। छ के पहले स्वर है तो क्या करना है, च का आगमन कर देना है। विसर्ग संधि का नियम देख लेते हैं। उत और उद वाले में आपको क्या करना है, अगर दोनों भी ऑप्शन में आए तो उत को ही मानना है ना, क्योंकि यही मानते चले हैं। और वैसे यहाँ पे विसर्ग संधि में निर निस ये आप उपसर्ग में करना, और संधि की बात आई तो निह कर देना, क्योंकि ये चलते आ रहा है तो यही करना पड़ेगा। वैसे मूल रूप से सही ये वाले हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसका नियम देख लेते हैं। यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग का स, त ठ हो तो स, और त थ हो तो स हो जाता है। अब क्या बोला है, विसर्ग के बाद में अगर से च और छ है तो ये किसमें बदलेगा, स में बदलेगा। अगर से ट और ठ है विसर्ग के बाद तो ये बदलेगा इस समय। अगर से त और थ है विसर्ग के बाद तो ये बदलेगा याले समय। अब देखिए, मीय धन चय, विसर्ग है इसके बाद च है तो च याले समय बदलेगा, है ना। तो ये क्या मतलब, च नहीं बदलेगा, जो विसर्ग है वो बदलेगा, ठीक है। अगर च छ है तो ये विसर्ग का आधा स बदलेगा, है ना। पूरा नहीं करना है, आधे में बदलेगा। ये आधा हलंत लगा हुआ है ना। अब यहाँ पे हम देखेंगे, ये हो गया निश्चय। अब यहाँ पे देखेंगे हम धनु और टंकार। अब ट है तो ट वाला है तो ये आधे समय आदेश में बदलेगा तो धनुष टंकार हो जाएगा। निय धन छल, घर से छ है, च छ वाला है तो इस समय बदलेगा निच्छल। तत् धन ठंकार, तत् ठंकार याला हो जाएगा।
आपको निश्चल दे दे, पूछ ले किसका विच्छेद, ये भी दे दे, और निस धन छल दे दे, तो भी आपको यही मानना है, ठीक है। और उपसर्ग की बात आई तो निय उपसर्ग नहीं, तब आपको निस करना है। निय धन तार निस्तार हो जाएगा, क्योंकि अगर त थ आता है तब किसमें बदलेगा, स में, तो ये याले स में बदला है ना। दू धन थकार दुष्संकार, अब थ आया तो याले स में बदलेगा, ठीक है। आपको नियम बहुत सारे इसमें, अगर वो नहीं भी याद रहे तो इतना बस उदाहरण याद रखना कि कहाँ पे किसमें बदलना, एक दो बार आप देखोगे तो आपको याद रह जाएगा। नियधन कपट निष्कपट, यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार आए, मतलब कि ये विसर्ग है और इसके साथ में ई या फिर ऊ हो, है ना, उसके बाद विसर्ग के बाद का वर्ण क ख प फ हो तो विसर्ग का स हो जाता है, और इसके बाद में क्या आ जाए, क आ जाए, ख आ जाए, प आ जाए, फ आ जाए, ये आ जाए तो ये विसर्ग किसमें बदलेगा, याले सम। जैसे नीय धन कपट, तो ये विसर्ग है, विसर्ग के पहले ई है, इकार है ना, इकार है, ये ई है, और क आ जाए तो विसर्ग किसमें बदलेगा, याले स में, तो निष्कपट, नी धन कारण निष्कारण, नीय धन फल निष्फल, नीय धन पाप निष्पाप, दुह धन कर दुष्कर। अब ये ऊ के बाद आया विसर्ग और का आ गया तो ये स में बदल गया। यदि विसर्ग के पहले अ हो, मतलब विसर्ग है उसके पहले अ होना चाहिए, और उसके बाद में क ख प फ हो, तो कोई वर्ण हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है ना। अगर विसर्ग के पहले अ हो और क ख प फ हो तो कोई परिवर्तन नहीं। प्रातः धन काल, प्रातः काल, ये शब्द याद रख लो तो इससे आपको नियम याद रह जाएगा कि विसर्ग के बाद क है और ये विसर्ग के पहले यहाँ पे अ है। पया धन पान, तो यहाँ अ है और ये प है, तो पया धन पान। जैसे मना धन कार, कामना, है ना, जो हम शब्द पढ़ते कामना, विसर्ग के पहले अ है और का आया तो जैसे का वैसा ये हो जाएगा, मन कामना। ये होता है मनोकामना, नहीं होता है, ये गलत है ना, ये मन कामना ही रहेगा। यदि ई उ के बाद विसर्ग हो, इसके बाद र आए तो ई उ का ई उ हो जाता है और विसर्ग लुप्त हो जाता है, विसर्ग का लुप्त हो जाएगा और ई और उ का क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी उसमें। जैसे निय धन र, यहाँ पे ई के बाद आया है विसर्ग और र आ गया है, तो इसमें वृद्धि कर दो और यहाँ से विसर्ग का लोप कर दो, तो वृद्धि करेंगे तो बड़ी हो जाएगी, अरे विसर्ग गायब, निराम। नियधन रस निरस, नियधन रोग निरोग, दुर्धन राज दुराज, यहाँ ऊ आया विसर्ग के पहले और र आया बाद में, तो इसका वृद्धि हो गई, यहाँ पे वृद्धि हो गई, दुराज। यदि विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़ कोई दूसरा स्वर आए, अ और आ को छोड़ कोई दूसरा स्वर आए, और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो या य र ल व हो, तो विसर्ग के स्थान में र हो जाता है। ये देखिए आ नहीं है, यहाँ पे ई है और स्वर आ गया है, तो विसर्ग का रक हो जाएगा, ये बन जाएगा निरूपाय। गंध, ये तीसरा वर्ण है ना, इसमें बोला ना तीसरा चौथा पांचवा भी आए तो भी इसका विसर्ग का र हो जाता है। दुर्धन आत्मा, तो ये हो जाएगा दुरात्मा हो जाएगा, विसर्ग आया है तो। निधन झर निर्झर, निधन जल निर्जल, निधन धन निर्धन। अब देखिए अगर इसमें पूछे कि इसमें उपसर्ग कौन से है, तो उपसर्ग आपको निर लगाना है। नियधन गुण निर्गुण, नियधन विकार निर्विकार, निर्विकार है ना, ये नी नहीं लगेगा यहाँ। दुर्धन नीति दुर्नीति, नियधन मल निर्मल हो जाता है, ये हो गया है ना। अगला नियम देखते हैं। यदि विसर्ग के पहले अ आए और उसके बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण आए या फिर य र ल व आए,
अभी हमने देखा था कि सब कंडीशन यही थी, लेकिन अ नहीं आना चाहिए था और आ नहीं आना चाहिए था, तो यहाँ पे अ आना चाहिए इसके पहले, तो विसर्ग का ऊ हो जाता, तो विसर्ग ऊ में बदलेगा, और यहाँ ऊ पूर्ववर्ती अ से मिलकर गुण संधि द्वारा ओ हो जाएगा, है ना। यहाँ देखेंगे, ये मतलब विसर्ग है कि पहले अ है, और अभी आया यर लवा आना चाहिए, है ना। यह तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, तो र आया है तो ये ओ हो जाएगा, है ना। इसमें आपको गुण संधि का सिंपल ये नहीं भी याद रखे तो चलेगा, सीधा याद रखना है कि ओ हो जाता है ना। मना धन रथ मनोरथ, सर धन ज सरोज, मना धन भाव मनोभाव, पया धन धर पयोधर, मना धन हर मनोहर, मना धन पयो पयाधन, है ना। यहाँ ये दिक्कत आई गुण संधि और विसर्ग संधि पहचानने में दिक्कत आई, तो उसका सीधा तो सिंपल तरीका है, आपको क्या याद रखना है, जो विसर्ग है या तो ये ऊ या बड़ा ऊ में बदलेगा, या विसर्ग ओ में बदलेगा, ठीक है। नहीं, ये उल्टा कर रहे हैं, जो ओ की मात्रा से पहचानते हैं कि गुण संधि है, अब ओ की मात्रा इसमें भी है विसर्ग में भी, तो कैसे पहचाने, तो ये या तो विसर्ग में होगा या फिर ऊ या फिर ऊ में होगा, तो हम देखते हैं जैसे कि मनोरथ है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि अब ये विसर्ग है या फिर गुण है, तो ये मन कर दो इधर और इधर रथ कर दो, बच्चा ओ का विसर्ग पहले क्या ऊ में बदल के देखो, तो उरत होता है क्या कोई, या फिर बड़ा उरत, ऐसा कोई शब्द ही नहीं होता है। अब इसको क्या करो, विसर्ग को इधर लगाओ, तो मनाधन रत होता है, तो इससे आपको पहचानना है ना। अगर ऊ लगाने के बाद कोई शब्द बन जा रहा है तो क्या बन जाएगा, वो गुण संधि होंगी, जैसे गुरु उपदेश, नहीं ये तो दूसरा हो जाएगा, है ना। इसके जगह कौन सा हो जाएगा, इसका अगर उदाहरण हम देखें तो गुण संधि का उदाहरण, जिससे कि हम इसको पहचान कर सके, ये तो दीर्घ संधि वाला हो जाएगा, है ना। इसका उदाहरण अभी देखते हैं, याद नहीं आ रहा है। ये हो जाएगा चंद्रोदय को देख लेते हैं ना। मनोरथ का हमने देख लिया कैसे पहचाने, अब चंद्रोदय है तो इसमें कैसे पहचाना है, इसको भी ऐसे कर दो चंद्र, और इधर कर दो दय, और वो बचा तो ओ का विसर्ग लगा, चंद्र धन दय होगा के, तो चंद्र तो हो जाएगा लेकिन दय नहीं होता है कुछ, ये ओ को विसर्ग के जगह ऊ करो उदय, तो उदय शब्द होता है, तो यहाँ पे क्या है, जो ओ है वो गुण संधि के कारण, ठीक है। इस प्रकार से वयधन वृद्ध वयोवृद्ध, यशधन धरा यशोधरा, सरधन वर सरोवर, तेज धन मय तेजोमय, यशधन दा यशोदा, पुरधन हित पुरोहित, मनाधन योग मनोयोग हो गया, मनाधन विकार मनोविकार, तो ये इनमें सब में विसर्ग संधि है, ठीक है। याला नियम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि याला संस्कृत में चलता है अवग्रह चिन्ह वाला, ये याद रख लो कि अतः धन एव अतएव होता है ना। विसर्ग के बाद अ के सिवा दूसरा स्वर आए तो यह नियम लागू नहीं होगा, बल्कि विसर्ग का लोप हो जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, विसर्ग का लोप हो जाता है ना। यहाँ ये है तो ये एक उदाहरण, इसको याद रखना है बस। आप सभी हम नियम देख लेंगे, अब जो जितने भी नियम है, नियम मतलब पूरे हो गए, अब सिर्फ उदाहरण उदाहरण देखना है, तो उदाहरण में आपको इसके विच्छेद पे ध्यान देना है ना। इधर जो मेन शब्द है उससे तो आप पहचान लोगे कि इसमें है क्या, ठीक है, लेकिन इसका जो विच्छेद हो रहा है वो जरूरी होगा। अन्याय, अ नी और आय, तो ये किससे बना है, अ, तो ये उपसर्ग है, मेन संधि हुई है इसमें नी और आय में, तो यहाँ पे क्या, ये यन संधि का है ना, इसमें क्या होता है, ई है, तो ई किस में बदलती है, य में बदलती है, ठीक है, तो ना आधा हो गया, और आ इसमें जुड़ गया तो यार यहाँ पे ना लग गया, ये अन्याय हो गया, इस प्रकार से न्याय बन गया, और तो इसमें लगा हुआ है ना, तो ये इसको
अभ्युदय, अभि और उदय ये भी किसका है? यन संधि है इसमें। अन्वय में अनुवर है, इसमें भी कौन सी संधि है? यन संधि है। अंतःपुर, अंतःधनपुर, तो यहाँ पे विसर्ग पहले अ आए और उसके बाद में क ख प फ आए तो विसर्ग जैसे का वैसा रहता है, इसमें विसर्ग संधि है। अत्यधिक में अति और अधिक ई है ना, ये य के साथ आधा वर्ण मतलब यन संधि। अधिस्वर बड़ी है मतलब कि अधि और ईश्वर मतलब दीर्घ स्वर संधि। अत्याचार अति और आचार यन संधि। अभिष्ट, अभीष्ट बड़ी है मतलब कि दीर्घ स्वर संधि। अन्योन्य आश्रय, अन्य, अन्य प्लस आश्रय, यहाँ पे दो संधियां हो गई है, यहाँ पे दीर्घ संधि हुई है और यहाँ पे क्या हो गई है? गुण संधि हो गई है। ठीक है, यहाँ पे दो संधियां है इसमें। अन्याय, अन्य और अन्य से बना है, इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। अरण्याच्छादित, अरण्य और आच्छादित, तो यहाँ पे क्या है? दीर्घ संधि है, यहाँ का और आ मिलके। अधोगति, अधधन गति, तो इसमें कौन सी है? विसर्ग संधि है अधोगति में। अब यहाँ पे आपको दिक्कत कैस में आएंगे? अधोगति में गुण होंगी या विसर्ग होंगी, क्योंकि वो से गुण हो सकती है, विसर्ग, ये पहचान हो जाएगी। अब इसको हम क्या करेंगे? अध और गति। अब ओ को ऊ में मतलब ऊ गति कोई शब्द ही नहीं होता है, तो वो किस में बदलेगा? विसर्ग में, अधाधन गति। तो इससे आप पहचान लोगे कि इसमें गुण संधि नहीं है, विसर्ग संधि है। अताधन यो, ये आपको याद रखना है ना, कि ये जब अताधन यो से होता है, इसमें विसर्ग का लोप हो जाएगा और जैसे का वैसा जुड़ जाएगा। अंत्यंत, अति और अंत कौन सी संधि है? यन संधि है। अंतर्निहित, अंतर्धन निहित कौन सी संधि? विसर्ग संधि। अपज में कौन सी है? अप और ज कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। अन्वेषण में अनु और एसन, अब ये याद रखना है कि एसन में ये है, एक मात्रा तो एक होगा यहाँ पे, है ना, इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें है यन संधि है। अहिर्निश में अहधन निश, तो इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। अजंत में अज और अंत व्यंजन संधि। अमम में अप और मैं व्यंजन संधि। अभ्यागत में अभि और आगत, या के साथ आधा वर्ण मतलब यन संधि। अंबुर्मी, अंबुर्मी में अंबु और उर्मी, उर्मी में बड़ी मात्रा, अंबु में छोटी मात्रा। यहाँ पे ये जरूरी है, इसके जब चार ऑप्शन बनेंगे तो आप वहां चकरा जाओगे। वैसे तो आप इसमें पहचान जाओगे बड़ा ऊ देख के कि इसमें कौन सी है? दीर्घ संधि है, ठीक है, लेकिन जब इसके चार विकल्प बनेंगे वहां दिक्कत आएगी, इसलिए ये याद रखना, अंबु में छोटी और उर्मी में बड़ी। उर्मी वाले ज्यादा उदाहरण आते हैं तो याद रखना उर्मी में बड़ी मात्रा होती है। ये है, ये वाला प्रश्न बना था, है ना। तो एक ऑप्शन में था आत्मन धन उत्सर्ग, तो आत्मन वाला भी सही है, लेकिन ये देना नहीं चाहिए था। जब दोनों दिए तो आपको मानना तो यही है। अत्युत्तम, अति और उत्तम, इसलिए इसमें जो जो विच्छेद दिए वो आपको याद करना पड़ेगा, है ना। अहंकार, अहम धनकार, अनन्या भाव, अन्य अभाव, ये दीर्घ संधि हो गई। अत्यावश्यक, अति आवश्यक, इसमें कौन सी यन संधि है। अनवति, अनु, अय और इत, ठीक है, तो ये इसमें ईद बाद में लगा तो ये अन्वय इसमें हुआ, तो ये इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? ऊ बदला है व में, मतलब कि यन संधि हो जाएगी। आशीर्वाद, आशीर्धनवाद, इसका मेन तो यही है कि आपको ये पहचान तोड़ते आना चाहिए ना। आधन, छाधन, छ आ जाए तो च का आगमन हो जाता है। आकृष्ट, आकृष्ट और त, अब यहाँ आपको ये इसमें हलंत है ना, ये व्यंजन संधि का नियम है और ये आ सकता है। ये हमने ऐसे का और एक देखा था, दृष्ट वाला, है ना, दृष्टा वाला, तो उसमें जो स के बाद त था तो त किसमें बदल गया था? ट में। ये अपवाद स्वरूप ये वाला याद रखना है। एक उदाहरण मैंने यही वाला आपको आगे बताया था, तो दोनों को याद रखना है आपको। आविष्कार, आविधन कार हो जाएगा। आद्यंत, आदिधन अंत, इत्यादि, इतिधन आदि, संधि आपको बताते चलना है इसमें कौन सी है। इत्यादि में कौन सी है? यन संधि है। ईश्वर, इच्छा, ईश्वर और इच्छा, ये मतलब की गुण संधि। उच्च खलन, उत और खलन, ये क्या हो जाएगा? संकलन, ये क्या हो जाएगा? उत मतलब की व्यंजन संधि। उद्यत, उत और हृत मतलब की व्यंजन संधि। उत और विघ्न, उद्विग्न व्यंजन संधि। उद्यत, उत और हत व्यंजन संधि। उन्नति, उत और नति व्यंजन संधि।
उन्मिलित, उत और मुलित, है ना, उन्मूलित, तो ये क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। उपदेशांतर्गत, उपदेश और अंतर्गत, तो इसमें कौन सी संधि होंगी बताइए। यहाँ का और यहाँ का मिलके ये आ बन गया, मतलब कि दीर्घ संधि। उल्लंघन, उत और लंघन, व्यंजन संधि। उद्गम, उत और गम, व्यंजन संधि। उद्धाम, उत और दाम, कौन सी संधि, व्यंजन संधि। उच्छ्वास, उत और श्वास, व्यंजन संधि। उन्नायक, उत और नायक, व्यंजन संधि। उन्मत्त, उत और मत, व्यंजन संधि। उन्नयन, उत और नयन, व्यंजन संधि। उपर्युक्त, उपरी और उक्त, इसमें कौन सी संधि है, इसमें संधि होंगी ई बदला या में, मतलब कि यहाँ पे व्यंजन संधि नहीं, यहाँ पे यन संधि। उपेक्षा, उपरीक्षा, कौन सी, गुण संधि। उच्चारण, ये वाला भी आया था, उत और चारण, उत के साथ मत करना है, परीक्षा में ये माना जाता है, बाकी उत सही है, लेकिन आपको इसमें उत ही याद रखना है। उल्लास, उत और लास, व्यंजन संधि। उन्मिलन, उत और मिलित, व्यंजन संधि। उज्ज्वल, उत और ज्वल, व्यंजन संधि। उद्योग, उत और योग, व्यंजन संधि। उड्डयन, उत और डयन, व्यंजन संधि। एक एक, एक और एक, ये कौन सी हो जाएंगी, वृद्धि संधि। किन्नर, किम और नार, यह आ सकता है, व्यंजन संधि। उन्माद, उत्तर माद, व्यंजन संधि। कल्पांत, कल्प और अंत, दीर्घ स्वर संधि उसमें। उद्घाटन, उत्तर घाटन, व्यंजन। उच्छिन्न, उत और छिन्न, यहाँ च का आगमन हो गया, कौन सी, च, त बदला है, च में आगमन नहीं हुआ है, व्यंजन संधि। उद्धार, उत्तर आर, व्यंजन। उदय, उत और अय, व्यंजन। उच्छिष्ट, उत और शिष्ट, व्यंजन। उद्भव, उत और भाव, व्यंजन। उल्लेख, उत और लेख, व्यंजन। कृदंत, कृत और अंत, व्यंजन संधि। तथेव, तथारेव, वृद्धि संधि। तेजोपुंज, तेजह पुंज, कौन सी संधि, ओ आया है तो या तो गुण या फिर विसर्ग है, तो यहाँ पे क्या होगा, उपुंज कोई शब्द नहीं होता, तो ओ किस बदलेगा, विसर्ग में, तो तेजह धन पुंज मतलब कि विसर्ग संधि। तद्रुप, तत् और रूप। तृष्णा, त्रस और ना, यालिस में विच्छेद जब होगा तो ये ना आएगा, जैसे ही हो जाए तो री के कारण ये ना इसमें बदल जाएगा, व्यंजन संधि इसमें। तपोवन, तप और वन, विसर्ग संधि। तल्लीन, तद और लीन, व्यंजन संधि। तदाकार, तद और आकार, व्यंजन। तपभूमि, तप धन भूमि, विसर्ग। तेजो राशि, तेजो धन राशि, विसर्ग। तिरस्कार, तिरोधन का, व्यंजन, ये विसर्ग। तद्धित, तद और हित, तथापि, तथा और अपि, यहाँ पे दीर्घ संधि है, इसमें दीर्घ है, यहाँ व्यंजन है। तेजोमय में तेजोमय और मैं, ये क्या होगा, विसर्ग होगा। तट्टिका, तत् और टीका, व्यंजन संधि। नहीं, ये भी आया हुआ था इसका, ये तो उन्होंने दूस भी दे दिया था फोर्थ ग्रेड में, तो दूस नहीं देना चाहिए था, वो भी बिल्कुल सही था। लेकिन अब आपको ये याद रखना कि मानना यही है संधि में, और विसर्ग की बात आई तो दूस करना है, ये उपसर्ग की बात आई तो। देवेंद्र, देव और इंद्र, कौन सी संधि, गुण स्वर संधि। दुर्नीति, दुर्धन नीति, विसर्ग। दुर्ग, कौन सी, विसर्ग। दावानल, दाव और अनल, अब ये यहाँ पे आप फंस सकते हो, आपसे पूछ ले दावानल में संधि है तो आप बता दोगे, आ देखिए कि दीर्घ स्वर संधि है। ऑप्शन में आपको दे दे दावा, धन और नल, ठीक है, और क्या दे दे, दाव, धन, नल, दावा, धन, अनल, और दाव, धन, अनल, तो आप तो ये तो ऑप्शन कैंसिल कर दोगे, यहाँ फंस जाओगे कि दावा के साथ करे कि दाव के साथ, तो याद रखना है कि दाव ना, दाव मतलब जंगल, दावा नहीं। दुस्तर, दुधन, तर, विसर्ग संधि। द्वयागमन, देवी धन, आगमन, ये याद रखना है, यहाँ पे आ करके दीर्घ संधि नहीं करना है, इसमें कौन सी संधि है, इसमें है यन संधि, और उसमें भी याद रखना है कि देवी में बड़ी मात्रा है, ये भी समस्या है। दिग्गज, व्यंजन संधि। दिगम, दिगंबर, दिगंबर, व्यंजन। दुर्धस, दुअधन, धर्ष,
विसर्ग संधि दुर्वह, विसर्ग संधि दुष्का, दुर्धन कर, विसर्ग संधि दिग्भ्रम, दिक और भ्रम, विसर्ग देवेश देवर, इस गुण संधि, ये इसमें व्यंजन संधि दुस्तर, दुस्तर, दुर्धन स्तर। तो यहाँ पे जैसे का वैसा है ना, यहाँ पे या तो आप विसर्ग रखो या फिर आधा स भी लगा सकते हो, ठीक है, ये भी कर सकते हो। इसमें विसर्ग संधि दुर्दिन, दुर्धन दिन, कौन सी संधि? विसर्ग संधि। देवर्षि, देवर ऋषि, कौन सी संधि? ये अर आया है, र आया है यहाँ पे, है ना, आधा अर है इसमें, मतलब कि कौन सी? गुण संधि। दुर्धन, दुर्धन जन, कौन सी संधि? विसर्ग संधि। नमस्कार में विसर्ग संधि नमाधन का। नद्यम्बु में नदी धन अम्बु, इसमें संधि हो जाएगी यन संधि, और याद रखना नदी में बड़ी की मात्रा। नारायण में नार और अयन, ये याद रखना है ना, क्योंकि बहुत से लोग नारा के साथ भी बता देते हैं ना, तो अर्थ पे डिपेंड करता है। जब दोनों ऑप्शन आया तो ये वाला बेस्ट होगा, ठीक है। और यहाँ न का न परिवर्तन हो गया, तो न परिवर्तन हुआ तो इसको व्यंजन संधि भी मानते हैं, लेकिन पहली प्राथमिकता आपको दीर्घ संधि में देना है। नारी स्वर नारी और स्वर हो जाएगा। नद्योर्मी नदी और उर्मी हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। इसमें कौन सी संधि? यन संधि। नाविक में कौन सी? अयादि संधि, नौ और एक। निसंदेह में नियतन संधि, कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग। निराधार में नियतन आधार, विसर्ग संधि। निष्पाप में नियतन पाप, विसर्ग संधि। नदीस में दीर्घ स्वर संधि। नयन में अयादि संधि। निश्चल में नियधन छल, विसर्ग। निस्तृप्त में नियधन तृप्त। या आधे सा अगर ऐसा दिख जाए तो समझ जाना कि इसमें कौन सी विसर्ग संधि है। निरीक्षण में नियधन इच्छन, विसर्ग संधि। निष्काम में नियधन काम, विसर्ग। न्यू में न्यूधन उन, यहाँ की ई और यहाँ ऊ है, ये है ई बदला य में, मतलब की यन संधि। नायक में नैदा न, कौन सी? अयादि। निश्चल में नियधन चल, याला सा आधा, तीनों सा आधे है, तो ये किसमें आएंगे? विसर्ग संधि में। निस्सार में नियधन सार, निरीह में नियधन इह, निषिद्ध में नियधन सिद्ध, ये हो जाएगा। निस्सहाय नियधन सहाय, निश्चिंत नियधन चिंत, निश्चय नियधन चय, निर्भर नियधन भय भर, निष्कपट नियधन कपट, निर्विकार नियधन विकार, निरुपाय नियधन उपाय, निरोग नियधन रोग। तो इनमें सब में विसर्ग संधि है। इसके आपको ये याद रखना है ना, किस प्रकार से विग्रह हो रहा है, ये विच्छेद हो रहा है ना, संधि विच्छेद। निरर्थक नियधन अर्थक। और एक चीज याद रखना है कि अगर इसमें आपसे उपसर्ग पूछे इसमें, तो आपको क्या करना है? इसमें तो निस उपसर्ग निकलेगा, और जहां पर र लगा है उसमें निर उपसर्ग निकलेगा। उपसर्ग में आपको ये करना है, निय नहीं करना। निरंतर नियधन अंतर, विसर्ग। निष्प्राण नियधन प्राण, विसर्ग। निरुद्देश नियधन उद्देश्य, विसर्ग। निर्गुण नियधन गुण, विसर्ग। निष्फल नियधन फल, विसर्ग संधि। निर्जल नियधन जल, विसर्ग संधि। निर्विवाद नियधन विवाद, निर्जन नियधन जल, निर्मल नियधन मल, निशब्द नियधन शब्द, निस्तार नियधन तार, निष्कारण नियधन कारण, विरव नियधन रव। इसमें सब में क्या है? ये पूरे के पूरे विसर्ग संधि के उदाहरण। परम ओजस्वी, परम ओजस्वी, कौन सी संधि हो जाएंगी इसमें? वृद्धि संधि। परमार्थ, परम धन, अर्थ, इसमें है दीर्घ स्वर संधि। पित्रादेश, पितृधन आदेश, यन संधि। प्रत्येक में प्रतिधन एक, गुण संधि। प्राण मुख में प्राक धन मुख, व्यंजन संधि। पवित्र में पोधन इत्र, कौन सी संधि हो जाएगी? ये हो जाएगी अयादि संधि। यहाँ पे याद रखना कि पो के साथ करना है ना, पू के साथ भी कहीं कहीं पे मिलता है, लेकिन पो के साथ में करना है आपको। प्रत्यय प्रतिधन है, कौन सी संधि? यन संधि। प्रत्यक्ष प्रतिधन अक्ष, यन संधि। पीताम्बर पित्त धन अंबर, दीर्घ स्वर संधि। पृष्ठ, ये हो जाएगा। अब ये जरूरी है, अगर इसका संधि विच्छेद पूछे तो आपको ये, आप सोचेंगे कि ठ है तो ठ होना चाहिए, ये थ होता है, यहाँ पे स है ना। इधर याद रखना कि ये स जब भी आता है तो इसके बाद वाला वर्ण परिवर्तन हो जाता है ना। अगर से त होता है तो त में बदल जाता है,
और थ है तो ठ में बदल जाएगा। वयोधि, ये पयोधि पयाधान धी विसर्ग संधि, प्रातः काल विसर्ग संधि कोई परिवर्तन नहीं होता है। पृथ्वी दीर्घ स्वर संधि पृथ्वी और इस। परमेश्वर परमेश्वर गुण संधि। पावन प और अन, ये कौन सी संधि हो जाएंगी? अयादि संधि। पंचम पम और चम, ये हो जाता है अनुस्वार में बदल जाता है। प्रत्युत्तर प्रत्युत्तर यन संधि। पितृच्छा पितृधन इच्छा यन संधि। पुनर्जन्म पुनर्धन जन्म, ये क्या हो जाएगा? इसमें विसर्ग संधि। अगर इसमें आपसे उपसर्ग पूछे तो फिर पुनर्उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग पुनर आएगा, उपसर्ग है अव्यय तो पुनर होगा, और संधि की बात आई तो पुनः के साथ। परिच्छेद परि और छेद, यहाँ पे च का आगमन है, इसमें व्यंजन संधि है। प्रांगण प्र और अंगन कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि है। पदोन्नति पद और उन्नति कौन सी संधि हो जाएंगी? गुण संधि। प्रतिच्छाया प्रतिधन छाया कौन सी संधि? च का आगमन मतलब कि व्यंजन संधि। परंतु परम और तु व्यंजन संधि। प्रथमोध्याय प्रथम धन अध्याय, ये वाला तो आएगा नहीं, संस्कृत का है ये। पय पान पय धन पान विसर्ग संधि प आ गया, और विसर्ग पहले अ है तो कोई परिवर्तन नहीं। पयोत पय धन द विसर्ग संधि। परिष्कार परिधन कार, क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये देखिए यहाँ पे ये देख के रखा, हालांकि ये गलत है। क्या होना चाहिए? परि और कार होना चाहिए, है ना। इसमें विसर्ग नहीं होना चाहिए, स का आगमन है, इसमें कौन सी संधि? विसर्ग संधि, ये व्यंजन संधि होगी इसमें, है ना, परिष्कार में, कि परि उपसर्ग के बाद विसर्ग नहीं लगता है। प्रोत्साहन प्रधन उत्साहन, तो ये इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? प्रधन उत्साहन, ये हो जाएगी हमारे पास में गुण संधि। पश्म पश्वधम पशु और अधम, ये आ सकता है ना। अब यहाँ पे ये ऊ बदला है व में, मतलब कि यन संधि। पुनरुक्ति पुनर्धन उक्ति विसर्ग संधि। परीक्षा परिधन इच्छा दीर्घ स्वर संधि। पुरस्कार पुरोधन कार, यहाँ पे देखिए अब ये इसमें ऐसा देख ही रखा है, हालांकि इसमें क्या होना चाहिए? यहाँ पे भी पूर्वधन कार होना चाहिए, स का आगमन होना नहीं, यहाँ तो सही है ना, पुरस्कार बिल्कुल यहाँ सही है। गोधन पवन पितृनुमति पितृधन अनुमति। पुरुषोत्तम पुरुष धन उत्तम, यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएंगी? यन संधि हो जाएंगी, यहाँ अयादि संधि। और यहाँ पे पुरुष धन उत्तम गुण संधि, यहाँ पे अयादि संधि पावक में पौधन, और यहाँ पे वृद्धि संधि परम धन औसत। भवन भो और अन अयादि संधि। भोजनालय भोजनालय दीर्घ स्वर संधि। भानुदय भानु और उदय दीर्घ स्वर संधि। भावुक भावधन रुक अयादि संधि। भाग्योदय भाग्य धन उदय गुण संधि। मुनिंद्र मुनि और इंद्र में यहाँ पे छोटी मात्रा है ना, बड़ी होगी, मतलब कि इसमें कौन सी है? इसमें संधि है दीर्घ स्वर संधि। ब्रह्ममय वृत्तमय व्यंजन संधि। महाधन ओज वृद्धि संधि। मनोगत मनोधन गत विसर्ग संधि। मनवंतर मनुधन अंतर यन संधि है इसमें, इसको पहचानने में दिक्कत हो सकती है। महान महार नव महाधन अर्णव कौन सी संधि है? यहाँ और आम इनके दीर्घ संधि। मनोयोग मनाधन योग विसर्ग संधि। महेश महाधन इस कौन सी संधि हो जाएंगी? गुण संधि। मनोविकार मनोधन विकार विसर्ग संधि। महेंद्र महिधन इंद्र विसर्ग। मातृन मातृधन ऋण ज्ञान संधि। महौसत महाधन औसत वृद्धि संधि। महाशय महाधन आशय दीर्घ संधि। महा मध्वासव मधुधन आसव, ये है कौन सी संधि हो जाएंगी? ऊ बदला व में, मतलब कि यन संधि। मृगेंद्र मृग धन इंद्र कौन सी संधि? ये है मतलब कि गुण संधि। मनोज मनोधन ज गुण संधि। मनोरथ मनोधन रथ नहीं, गुण नहीं, ये विसर्ग है ना, ये विसर्ग संधि। मनोरथ में भी विसर्ग संधि, ये तो काम की नहीं अपने, है ना। मनोनुकूल, ये क्या हुआ है? अवग्रह आया, मतलब ये संस्कृत में आएगा। महर्मी महाधन उर्मी गुण संधि। मतैक्य मध्धन ऐक्य कौन सी संधि हो जाएगी इसमें? वृद्धि संधि। मनोहर
मनाधन हर विसर्ग संधि, महेश्वर महाधन ईश्वर गुण संधि, महोत्सव महाधन उत्सव गुण संधि, महर्षि महाधन ऋषि गुण संधि, महेंद्र महाधन इंद्र गुण संधि, मनोभाव मनोधन भाव विसर्ग संधि। एक याला उदाहरण याद रखना। एक हमने आगे आपको बताया कि अतः धन एव अगर आता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है, अतएव बन जाता है। वैसे यहाँ पे यश धन इच्छा, यहाँ विसर्ग का लोप हो जाएगा, जैसे का वैसा यश इच्छा बन जाएगा। ठीक है, ये विसर्ग संधि है दोनों में। यद्यपि, यदि और अपि, यशोप अभिलाषा, ये अवग्रह आया तो ये शब्द संस्कृत में आएगा। यथोचित यथाधन उचित गुण संधि, यथेष्ट गुण संधि, यथाधन इष्ट, यशोदा यशोधन विसर्ग संधि, युधिष्ठ युधिधन स्थिर। अब यहाँ पे थ बदला है, थ में है ना, तो यहाँ पे क्या है, व्यंजन संधि, यशोधरा यशोधन धरा विसर्ग, यशोधन यशोधन धन विसर्ग संधि। रत्नाकर रत्नधन आकार, ये दीर्घ स्वर संधि। रमेश रमाधन इस, रमेश का क्या होता है, रमाधन इस होता है, ये हो जाएगी हमारे पास गुण संधि। वैद्यश्वर्य वधुधन ऐश्वर्य, इसमें कौन सी संधि, अब यहाँ पे डबल मात्रा दिख रही तो ये मत सोचना कि इसमें वृद्धि संधि, ये ऊ बदला है व में, तो कौन सी संधि का नियम लगा है यहाँ पे, ये लगा है यन संधि का, है ना, तो इसमें यन संधि है। वायाम विधन आयाम, ये भी कौन सी संधि हो जाएंगी, ये हमारे पास में यन संधि हो जाएगी। वागिस वागधन इस व्यंजन संधि। वीरांगना वीरधन अंगना, कौन सी संधि, और का मेल आ मतलब की दीर्घ स्वर संधि। वसुदेव वसुधाधन एव, कौन सी संधि हो जाएंगी, वृद्धि संधि। वागजाल वागधन जाल व्यंजन संधि। रामायण आ आया है तो दीर्घ स्वर संधि, और न के परिवर्तन से व्यंजन संधि, दोनों संधि होती है। लोकोक्ति लोक कर उक्ति, कौन सी संधि, ओ आया मतलब की गुण संधि। विपज्जाल डबल ज है मतलब की व्यंजन संधि। उत्पत्ति भी और उत्पत्ति, ये हो जाएंगी यन संधि। व्यर्थ भी और अर्थ, ये यन संधि। व्याकुल भी और आकुल, यन संधि। विद्योन्नति विद्या उन्नति, ये हो जाएंगी हमारे पास में गुण संधि। राजश्री राज और ऋषि गुण संधि। मधुत्सव वधु और उत्सव दीर्घ स्वर संधि। बहिष्कार बहिधन का विसर्ग संधि। मांग में वाक और मैं व्यंजन संधि। व्याप्त वी और आप्त यन संधि। वयोवृद्ध वयोधन वृद्ध विसर्ग संधि। विद्यालय विद्याधन आलय, ये हो जाएंगी दीर्घ स्वर संधि। शिरोमणि शिरोधन मणि विसर्ग संधि। स्वागत सुधन आगत, ये हमारे पास हो जाएगी, वो बदल रहा है वह में मतलब की यन संधि हो जाएगी। सदगुरु सत और गुरु, ये हो जाएंगी व्यंजन। सज्जन सत और जन व्यंजन। संतोष सामर्थोष व्यंजन। सम और सात संसार सदाचार। सद और आचार संयम सम और यम व्यंजन। स्वाधीन स्व और अधीन, इसमें कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि, बाकी है व्यंजन। साचार्य सधन आश्चर्य, इसमें भी कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि। सावधान में भी दीर्घ स्वर संधि। सच्चरित में सत और चरित व्यंजन संधि। सद्भाव में व्यंजन संधि। संधि में भी सम और थी व्यंजन संधि है। सरोज में सरधन ज विसर्ग संधि है। शंकर में व्यंजन संधि है। स्वार्थ में स्व और अर्थ, इसमें क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। सद्भावना में सत्य और भावना, कौन सी संधि हो जाएंगी, व्यंजन संधि। छात्र सत्य और शास्त्र हो जाएगा, है ना, ये शास्त्र होता है, जैसे संधि करते तो ये च में बदलेगा और ये छ में बदल जाता है, व्यंजन संधि। संयम सम और चय, अब इसका विच्छेद पूछ सकता है ना, इसलिए इसको याद रखना, ये व्यंजन संधि। संवाद में व्यंजन संधि। सीमांत में सीमा और अंत, इसमें दीर्घ स्वर संधि। सप्त ऋषि सप्त और ऋषि, इसमें गुण संधि। समन्वय में सम और अनु और ए, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे व्यंजन है और यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुण संधि, ये यन संधि हो जाएगा। ऊ बदल रहा है व में, तो यन संधि, और यहाँ पे व्यंजन संधि। इसमें तो परिवर्तन नहीं आया है ना, तो यहाँ कोई नहीं, तो इसमें शब्द में अगर पूछे
तो आपको क्या बताना है, यन संधि बताना है। सत्याग्रह, सत्याग्रह दीर्घ स्वर संधि। संगठन, सम और गठन, ये हो जाएगा व्यंजन संधि। सद्विचार, सत और विचार, क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। समुच्चय, सम और उत और चय, व्यंजन। सर्वोदय, सर्व उदय, ये हो जाएगा गुण संधि। सरोवर, सरधन, वर, ये हो जाएगा हमारे पास विसर्ग संधि। सुरेंद्र, सुर और इंद्र, गुण संधि। सना, सदानंद, सत्य और आनंद, व्यंजन। सद्धर्म, सत्य और धर्म, व्यंजन। संकल्प, सम और कल्प, व्यंजन। संयोग, सम और योग, व्यंजन। संयम, सम और यम, व्यंजन। संवत, सम और वत, व्यंजन संधि। सती, सती और इस, दीर्घ स्वर संधि। साष्टांग, स और अष्ट और अंग, ये भी दीर्घ स्वर संधि। सर्वोत्तम, सर्व और उत्तम, ये हो जाएगा गुण संधि। सन्निहित, सत और निहित, व्यंजन संधि। सदैव, सदा, रेव, दीर्घ, ये वृद्धि संधि। समुदाय, सम और उत और आय, ये हो जाएंगे हमारे पास में व्यंजन संधि। सूर्योदय, सूर्य उदय, गुण संधि। सद्वानी, सत्वानी, क्या हो जाएगी, ये व्यंजन संधि। स्वयंभू, स्वयंभुदय, ये स्वयंभू और उदय, ये डबल ऊ हो गए यहाँ पे, और बड़ा ऊ बन गया, मतलब कि दीर्घ स्वर संधि। शशांक, सस और अंक, दीर्घ स्वर संधि। सठ दर्शन, सट और दर्शन, व्यंजन संधि। ये हो गया यहाँ तक। समुद्रोर्मी, समुद्र उर्मी, इसमें है गुण संधि, वो की मात्रा है। शस्त्र, शस्त्र, अस्त्र, यहाँ पे क्या है, अ और यहाँ पे अ, मतलब कि दीर्घ स्वर संधि। श्रेयस का, श्रेय धन कर, इसमें आधा स है, मतलब कि विसर्ग संधि। सरोज में विसर्ग संधि। सर, सर या वेम्बु, सरयू, अंबु, ये किसमें संधि हो जाएगी, इसमें ऊ बदला हुआ में, मतलब कि यन संधि हो जाएगा। अब ये इसमें बहुत मुश्किल में पढ़ सकते हैं, समझ नहीं आएगा कि कौन सी संधि है ना, ये पूछ सकते हैं, इसको अच्छे से याद रखना, इसमें कौन सी संधि है, यन संधि। स्वर्ग में स्वधन ग, र विसर्ग बदलेगा, तो ये विसर्ग संधि। शुद्धोधन, शुद्ध धन, उदन, अब यहाँ याद रखना है कि ये अपवाद स्वरूप आया है ना, ये अवधन हो जाना चाहिए था, तो ये अपवाद, यहाँ पे भी एक अपवाद है, तो ये क्या हो जाएगा, शुद्ध धन उदन ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास शुद्ध उदन। अवधन मत कर देना इसको, ये मूल रूप यही आता है, अगर ये भी आया तो इसको सही मानना है। अब हम अपवाद वाले देखेंगे कांत प्रसाद गुरु की बुक से, ये कुछ उदाहरण है, इसमें कोई अपवाद नहीं है ना, यहाँ पे दीर्घ संधि के उदाहरण है, तो इसमें कोई अपवाद नहीं, इसको भी देख ही लेते हैं, कोई आ जाए, हो सके इसमें गड़बड़ हो जाए। कल्प और अंत से कल्पांत, परम और अर्थ से परमार्थ, कुश और आसन कुशासन, है ना, और एक कु और शासन भी होता है अर्थ पे, है ना, संधि पूछे तो कुश के साथ करना है, और उत्सर्ग पूछे तो कु निकाल देना है। रेखा और अंश, रेखांश, विद्या और अभ्यास, विद्याभ्यास, वार्ता और आलाप, वार्तालाप, महा और आशय, महाशय। गिरि और इंद्र, गिरेंद्र, अभि और इष्ट, अभिष्ट, कपि और इस, कपिस, कवि और ईश्वर, कविश्वर, सतीश, सतीश, महीधन, इंद्र, महेंद्र, जानकी, जानकी, देवी धन, इच्छा, देवीच्छा। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है, ये सब आपको पता है। यहाँ पे सिर्फ भानुधन उदय, ये भी उदाहरण देख लिया, भानुदय, विदुधन उदय, विदुदय, विदु में छोटा ऊ होता है, ये याद रखना। लघुर्मी में बड़ी ऊ, या छोटे ऊ, लघुर्मी। सिंधुर्मी, सिंधुर्मी में छोटा ऊ। भूर्ध में, ये सब में बड़े ऊ, है ना। भूर्जित, याला याद रखना, भूर्जित, है ना, इसमें आपको छोटा ऊ के साथ दे देंगे तो वहां गलती हो सकती है, यहाँ पे दोनों ऊ रहते हैं। वधु में बड़ा ऊ होता है, उत्सव में छोटा, वधुस्व, भू और उदार, भूदार। ठीक है, ये देखिए इसमें देख के रखा है कि संस्कृत में बड़ा री नहीं चलता तो यही चलता है ना, यही रूप माना जाता है हिंदी में, संस्कृत में चलता है, हिंदी में नहीं चलता है। ये उदाहरण लगभग हमने देख लिया है ना, याला नहीं देखा है। महोरू, महोरू, महोरू का क्या होगा, महा और उरु, ये है सबसे बड़ी दिक्कत, है ना, इसको पहचानने में गलती कर सकते हैं। बाकी तो देवेंद्र, सुरेश, महेंद्र, रमेश, चंद्रोदय, समुद्रोर्मी, महोत्सव, ये देख लिया, सप्तऋषि भी देख लिया, महर्षि भी देख लिया।
ना, तो याला याद रखना आपको यहाँ से। और ये अपवाद वाले, और अपवाद में आपको इसको मानना किसमें है, गुण संधि में ही मानना है। ये यहाँ तो हमको डबल मात्रा से हम क्या सोचेंगे कि इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें वृद्धि संधि कर देंगे। प्रश्न ये बन सकता है कि स्वर में बताइए कौन सी संधि है, तो हम तो यहाँ डबल मात्रा देख के वृद्धि कर देंगे, लेकिन अपवाद किसका, गुण संधि का, तो इसमें गुण संधि मानना है। वैसे नियम से क्या होना चाहिए था, अभी कामप्रसाद गुरु ने दिया है तो ये यही मानना पड़ेगा। हालांकि जैसे आ ई उ अगर बड़े वाले आते तो दीर्घ स्वर होती, इसलिए हम उसको दीर्घ संधि कहते हैं। जो भी विकार होता है उसके अनुसार हम मानते हैं। क्या विकार वृद्धि का हुआ है ना, तो इसको वृद्धि मानना चाहिए था। ये डॉक्टर राघव प्रकाश सर ने कहा है, उनका एकदम जो मत है बिल्कुल सही है, लेकिन परीक्षा के अनुसार आपको यही मानना है। स्व और इर मिलकर स्वर बनता है, इसका विच्छेद भी याद रखना है और इसमें गुण संधि मानना है। अक्षधन हुईनी अक्षोइनी गुण संधि मानना है इसमें आपको, और ये हो जाएगा। प्रधन उड़ पौड़, इसमें भी आपको गुण संधि मानना है। सुख धन रित सुखार्थ, अब यहाँ पे भी गुण संधि मानना है। आप आ देख के इसको क्या कर दोगे, दीर्घ संधि कर दोगे। तो ये दस और ऋण दसरान दशार्न, तो यहाँ पे आ देख के आप दीर्घ करोगे, लेकिन गुण मानना है। ये चारों पांचों में क्या मानना है, गुण संधि मानना है। इसके बाद में अब हम देखते हैं वृद्धि संधि वाले में, ये सब उदाहरण हमने इसमें पढ़ लिए हैं। इसके अपवाद देखते हैं, तो यहाँ पे बिंब उष्ट, बिंबोष्ट और बिंबोष्ट दोनों रूप आते हैं, है ना, दोनों ही रूप बन जाते हैं। अगर इसको मानना क्या है, आपको गुण मानना है ना? ये वृद्धि संधि मानना है। ये रूप आया तो वृद्धि तो है, अगर ये भी आया तो भी इसको वृद्धि ही मानना है। ये वृद्धि संधि के उदाहरण है अपवाद वाले। अधर्धन रुष्ट अधरुष्ट बना है, ये अध राष्ट्र भी चलेगा, है ना, ये तो वृद्धि है और इसमें भी वृद्धि मानना है, इसमें भी वृद्धि मानना है आपको। ये इस प्रकार से ठीक है। बाकी इधर कहीं कोई अपवाद नहीं दिया है। ये लास्ट पेज है, ये अपवाद वाले खास आपको याद रखना है। बाकी जो दिए है उसको एक बार और देख लेना तो आपको याद हो जाएगा। जिसका संधि विच्छेद आप नहीं कर पा रहे उसको कॉपी में लिख लेना तो याद हो जाएगा। धन्यवाद।